वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में स्वागत है। अगर मैं परेशान दिख रहा हूं तो मैं परेशान अपने लिए नहीं दिख रहा हूं, आप सभी के लिए दिख रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर देखने का कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंडिंग तक। ये प्लेटफॉर्म उन स्टूडेंट के लिए है हु दोज आर रियली सीरियस अबाउट देयर ओन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को स्टडी किया विद इन एनालिसिस? स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में हमने स्टडी किया। हमने एक बात आप सभी से बोला था कि इन तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्री स्ट्रेस वाला बीम में है ना, लेट्स सपोज दिस इज ए पीएससी बीम, इसका कोई भी मैं सेक्शन कंसिडर कर लूँ एक्स एक्स, तो उस सेक्शन पे जो टॉप फाइबर स्ट्रेस है और बॉटम फाइबर स्ट्रेस है वो सेम आना चाहिए। हम तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर निकालें तो आता भी है या नहीं है, या हवा हवाई बात है थ्योरी में। इस चीज को प्रूफ करते हैं तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि कोई एक क्वेश्चन को पकड़ा जाए, कन्वेंशनल क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के ऊपर तीनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आंसर निकाला जाए एट ए पर्टिकुलर सेक्शन फॉर टॉप फाइबर स्ट्रेसेस एंड बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस। सो हम इस वीडियो में सबसे पहला टास्क ये करेंगे। समझ गए? उन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी के तहत। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखिए कॉपी पे। ए बीम ऑफ सेक्शन साइज 400 into 600 mm रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इज लोडेड एज गिवन बिलो। डायग्राम आपको आगे मिलेगा। कैलकुलेट स्ट्रेस इन टॉप एंड बॉटम फाइबर एट डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम सपोर्ट बाय ऑल थ्री मेथड। जो भी हमने थ्री मेथड पढ़ा है, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीनों को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, 6 मीटर्स का स्पैन लेंथ है, 3-3 मीटर का, मैंने सेंटर में हम पार्टीशन कर दिए। यहाँ पे जो लोडिंग गिवन है ये देखिए, एक यूडीएल गिवन है, ये लाइव लोडिंग गिवन है यूडीएल, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 30 किलो न्यूटन पर मीटर है, समथिंग 30 किलो न्यूटन पर मीटर। अब सेंटर पे देखो एक पॉइंट लोड गिवन है। लेट्स सपोज इस पॉइंट लोड को मैं क्या लिखूं? इसको मैं लिखता हूं W, पॉइंट लोड। इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन है? 250 किलो न्यूटन। करेक्ट। नाउ आपका ये जो टेंडन है, ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको, ये है प्री स्ट्रेसिंग केबल टेंडन। तो इस पे जो प्री स्ट्रेस का फोर्स लग रहा है ना, ओके, जो प्री स्ट्रेस टेंशन आपने लगाया, फोर्स लगाया है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? ये चीज में मैं आपको बता देता हूँ। इट इज 1600 किलो न्यूटन। इतना का आपने प्री स्ट्रेस टेंशन लगा रखा है केबल पे, 1600 किलो न्यूटन का। क्लियर है? अब देखो, ये जो टेंडन है इसका एक्सेंट्रिसिटी के ऊपर बात करते हैं। एट सपोर्ट जो एक्सेंट्रिसिटी है, ये एट सपोर्ट हो गया। एट सपोर्ट आपका एक्सेंट्रिसिटी इज, जस्ट ए मिनट, 60 mm। ये वाला वैल्यू है 60 mm। एंड एट मिड स्पैन, यहाँ पर ये जो एक्सेंट्रिसिटी है इट इज 150 mm। बाप रे बाप, इट इज 150 mm। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी मतलब ये जो टेंडन प्रोफाइल है ये उस मेंबर का जो सीजी है उससे कोइंसाइड तो नहीं कर रहा ना, तो सीजी से कहीं दूर पर है, तो वो उसी को हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन अगर मैं बताऊं, इस क्रॉस सेक्शन पे ये वाला पॉइंट जो है, जहाँ पे ये दो डिफरेंट एक्सिस ओवर द क्रॉस सेक्शन, इन एक्सिस का नाम अगर मैं बोलूं, आप वीडियो लेक्चर में देखे होंगे, वाई वाई और जेड जेड एक्सिस में इसको कहता हूं, है ना। तो जहां पे ये दोनों एक्सिस को इंसाइड करते हैं उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइडल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर उसी पॉइंट से कोइंसाइड होता वो आपका अगर टेंडन होता तो हम उसको कौन सा केस मानते हैं? कोसेंट्रिकली प्लेस्ड टेंडन। ना एनालिसिस उसका सिंपल था। ओके, तो ये कोसेंट्रिकली प्लेस्ड टेंडन नहीं है। दिस टेंडन इज प्लेस्ड at an varying eccentricity along the span length of the pre-stress member। क्लियर है? अब जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा था, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा था
कि कोई एक सेक्शन कंसिडर कर लो, कहाँ पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम सपोर्ट। अगर 2.5 मीटर का मैं बात करूँ सपोर्ट से, तो लेट्स सपोज दिस इज माय सपोर्ट ए और ये वाला जो सपोर्ट है इसको मैं कहता हूँ सपोर्ट बी। तो सपोर्ट ए से मैं अगर 2.5 मीटर कंसिडर करूँ तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ तक आएगा। लेट्स सपोज ये वाला सेक्शन मिल रहा है, इसको मैं एक्स एक्स सेक्शन कह दिया। सिमिलरली आप सपोर्ट बी से भी 2.5 मीटर कंसिडर करेंगे तो लगभग जैसा सेक्शन आपको सपोर्ट ए से कंसिडर करने पे मिल रहा है उसी तरह का सेक्शन आपको सपोर्ट बी से कंसिडर करने पे मिलेगा, है ना। तो कोई मैटर नहीं है, चाहे सापोर्ट ए से कंसिडर करिए या सपोर्ट बी से कंसिडर करिए। क्यों? क्योंकि ये जो मेंबर है, ये जो बीम है, ये सिमेट्रिक है अबाउट सेंटर। ओके, यस और नॉट? सिमेट्रिकल बीम है, मतलब सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल है, इस पे लोडिंग सिमेट्रिकल है अबाउट द सेंटर। ठीक है, तो हम सपोर्ट ए से 2.5 मीटर या फिर सपोर्ट बी से 2.5 मीटर कंसिडर करें तो जो सेक्शन मिलेगा दोनों सेम होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर कर लिया। तो ये जो एक्स एक्स सेक्शन मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, अब लेट्स सपोज कि एट दिस एक्स एक्स सेक्शन जो एक्सेंट्रिसिटी है टू द टेंडन इट इज ई एक्स हो जाएगा। तो एट दिस सेक्शन ये जो एक्सेंट्रिसिटी है इट इज ई एक्स। अब इस ई एक्स का वैल्यू को हम कैसे निकालें? हमको ये ई एक्स का वैल्यू को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए बड़ा ही सिंपल तरीका है। इसी मेंबर में देखो यहाँ पे एक छोटू सा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? छोटू सा ट्रायंगल, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ पॉइंट स्मॉल ए, इसको मैं कह दिया पॉइंट स्मॉल बी, इसको मैं कह दिया पॉइंट स्मॉल सी। तो ये छोटा सा ट्रायंगल बन गया ए बी सी, है ना। बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल एंड अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस एक्सेंट्रिसिटी ई एक्स वैल्यू की नहीं। कैसे देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो वो जो ट्रायंगल था स्मॉल ए बी सी, उसको मैंने यहाँ पे काट के बाहर निकाल लिया बच्चा लोग। तो ये टोटल ट्रायंगल का ये लेंथ कितना है? ये जो लेंथ है इट इज योर 3 मीटर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक ऐसा लाइन दिख रहा था आपको इस तरह का, क्लियर है? अब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, मतलब ये जो लाइन मैंने बनाया, ये कौन सा लाइन था? जो मेंबर है उसमें उस सीजी वाला लाइन है, सीजी लाइन, है ना। ये जो, और ये वाला क्या है, ये ग्रीन वाला, दिस इज योर टेंडन। ये क्या है? ये टेंडन, है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन में गिवन आपको 60 mm दिस एक्सेंट्रिसिटी, एंड ये जो वैल्यू है इट इज योर 150 mm की नहीं। ओके, नाउ हमारा जो सेक्शन था, यानी सेक्शन एक्स एक्स गिवन था, एंड दिस सेक्शन इज एट सम डिस्टेंस 2.5 मीटर फ्रॉम सपोर्ट, हमने कंसिडर किया था। यहाँ पे जो एक्सेंट्रिसिटी था इसको मैंने यहाँ पे ई एक्स कंसिडर कर लिया था, तो ये ऊपर क्या हो गया 60। तो अब देखो यहाँ पे तुमको दो छोटा छोटा सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है। तो बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे, प्रेम से, सब डिटेल में आना चाहिए। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंटेलिजेंट से लेके महा ही गधा और बिहार से हूँ, महा ही गधा और महा ही मूर्ख बच्चों के लिए है जो यूपीएससी का एग्जाम देने वाला है ना। तो बहुत, या फिर ईएससी का, या फिर यूपीएससी ईएससी तो एक ही बात हो गया, या फिर गेट का, या फिर एसएससी जेई, बीपीएससी, स्टेट जेई, कुछ भी। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं कुछ भी अंट संट चीज नहीं करूंगा इधर कि 2-4 क्वेश्चन लेके बैठ गया, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करा रहा हूँ, या लेट्स क्रैक इट बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। चीज बता दूंगा, 1000-2000 क्वेश्चन खुद सॉल्व कर दोगे या उन लोगों को भी जाके पढ़ा दोगे। चलो यार, सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूं, देखना, 60 + 150 डिवाइडेड बाय 3 मीटर मस्ट बी इक्वल टू कितना, 60 + EX
डिवाइडेड बाई 2.5 मीटर क्यूब, इतना होना चाहिए। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा ई एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, और ये जो ई एक्स का वैल्यू है, ओके, ये वैल्यू कितना निकलेगा, ये वैल्यू समथिंग निकलेगा 115 mm। निकाल के देखिए 1115 mm। तो मेरा जो क्रॉस सेक्शन है एट x इक्वल टू 2.5 मीटर, उसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये 400 mm, दिस इज योर 600 mm टोटल डेप्थ, एंड उस एक्स एक्स सेक्शन पे जो केबल था वो यहाँ पर है आपका प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, और इसकी जो एक्सेंट्रिसिटी है ना, इट इज योर ई एक्स विच इज इक्वल टू 1115 mm। ठीक है, समझ गए। नाउ इसी सेक्शन पे अगर मैं कंक्रीट में प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का दिखाऊं तो वो भी सिंपल है, आप ऐसे दिखा सकते हो, जिस लेवल पे टेंडन है उस लेवल पे कंप्रेसिव फोर्स है ना, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P इक्वल टू 1600 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और ये एक एंगल पे एक्ट कर रहा है, तो इस एंगल को भी हम निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज दिस एंगल इज योर थीटा, तो इसको हम निकालेंगे आगे चल के, कब, जब हमको इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे निकालेंगे। तो अब चलिए हम इस सेक्शन पे हमको अब क्या निकालना है, हमको निकालना है स्ट्रेस एट टॉप फाइबर, इसको मैं कहता हूँ FT, एंड स्ट्रेस एट बॉटम फाइबर, इसको मैं कहता हूँ FB। अब इसमें y टॉप एंड y बॉटम क्या होगा, y टॉप एंड y बॉटम होगा मेरा 600/2 मीन्स 300 mm। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा y टॉप एंड y बॉटम, ये फिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि जो मेरा बेंडिंग एक्सिस है या फिर न्यूट्रल एक्सिस है इस मेंबर का, वो मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से आपका मेंबर बेंड करेगा। क्यों, लोडिंग जो है ऊपर से नीचे है, समझ में आया। और ये जो बेंड करेगा, ये बेंड करेगा ड्यू टू अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइव लोडिंग एंड डेड लोड, समझ में आया। सैगिंग मोमेंट आएगा, तो सैगिंग मोमेंट के कारण इस तरह से अप्लाइड होगी सैगिंग मोमेंट। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब है जो आपका लेफ्ट सपोर्ट है, ठीक है, लेफ्ट सपोर्ट पे क्लॉकवाइज और राइट सपोर्ट पे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये ओके ऐसा, तो ये सैगिंग मोमेंट अप्लाइड होगी ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोडिंग। तो आपका जो बेंड होगा वो इस तरह से बेंड होगा, तो बेंड होगा जो आपका क्रॉस सेक्शन, वो बेंड होगा अबाउट योर न्यूट्रल एक्सिस विच इज योर जेड एक्सिस। सो वाई जो हम मेजर करते हैं, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, फ्लेक्सर फॉर्मूला, जहाँ से हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं, उसमें आप देखेंगे वाई जो मेजर करते हैं, ये इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। और बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन कैसा होता है, लीनियर होता है। ये सब कुछ सोम का बेसिक है कि नहीं, तो यहाँ पर भी सोम का बेसिक अभी यूज होगा, जैसे कि लोड कैलकुलेशन में, है ना। मूवमेंट एट सेक्शन, ये जो सेक्शन है x इक्वल टू 2.5 मीटर पे है क्या, तो इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सोम का कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट अभी लिखिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट। स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, अब देखो ये जो थीटा वाला गेम है, तो मैंने थ्योरी क्लास जब आपको पढ़ाया था तो वहां पे आप सभी को ये एक्सप्लेन कर दिया था कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा वी कैन इग्नोर, मतलब कॉस थीटा इक्वल फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर स्मॉल थीटा वैल्यू आपका कॉस थीटा जो होता है वो नियरली 1 हो जाता है, और साइन थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ही हो जाता है। क्यों, इसका अगर आप साइकिल देखोगे, ओके, तो कॉस थीटा आपका शुरू होता है 1 से, समझ में आ रहा है, मतलब ये आपका कॉस थीटा फंक्शन है, कॉस थीटा फंक्शन, और ये जो एक्सिस है दिस इज योर थीटा एक्सिस। तो जब थीटा इक्वल टू लगभग ये 0 होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है 1, इसलिए मैं लिखा थीटा जितना छोटा होगा वो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 के आसपास होते रहेगा।
दिस इज योर साइक्लिसिटी, है ना। इस फंक्शन का प्लॉटिंग किसका, कॉस थीटा का। मैथमेटिक्स से थोड़ा मोड़ा मैथ भी हमको आता है, मैथ भी अभी पढ़ा रहे हैं गेट के लिए, ईएस के लिए, बार्क के लिए, जो भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया दीजिए ना, पढ़िए आइए, ठीक है। कोई एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए नहीं जाना होगा, फॉलो कॉन्सेप्ट डिकोडर, बस इतना कहता हूँ, फॉलो करिए ना भाई। साइन थीटा का अगर वेरिएशन बताऊं तो साइन थीटा, साइन 0 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ 0 से शुरू होगा इस तरह से। ये सारे जो ग्राफ होते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ इसको हम कहते हैं, ठीक है। दिस इज द फंक्शन प्लॉटिंग ऑफ साइन थीटा। इसलिए साइन मतलब साइन थीटा के केस में थीटा का वैल्यू जितना छोटा होगा, साइन थीटा जो फंक्शन है उसका जो वैल्यू निकालोगे, है ना, वो भी लगभग थीटा के वैल्यू के आसपास ही होगा। सो हम ये मान लेते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, या फिर टेन थीटा भी कभी कभी मान लेते हैं। स्लोप वगैरह जब निकालते हैं तो उसमें साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ये सब कॉन्सेप्ट है ध्यान रखने का। तो अब देखिए, अब हमको मेन चीज अब क्या करना है कि एट x इक्वल टू 2.5 मीटर, x इक्वल टू 2.5 मीटर हमको बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। बेंडिंग मोमेंट निकालनी है ड्यू टू लाइव लोड एंड डेड लोड, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड एंड डेड लोड, मतलब मोमेंट ड्यू टू L प्लस डी, ये हमको निकालना है, क्योंकि ये वैल्यू हमको यूज होगा स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में सॉल्व करते वक्त। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमको पहले सबसे पहले लोड कैलकुलेशन करना होगा। तो लिखिए लोड कैलकुलेशन, लोड कैलकुलेशन। पहला डेड लोड कितना है, डेड लोड कैसे निकालोगे, डेड लोड इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू 24 कर देने का। 24 मतलब पीसीसी के लिए, आरसीसी के लिए 25, क्या यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, समझाया था कॉन्सेप्ट। 0.4 इंटू 0.6 इंटू 24 किलो न्यूटन पर मीटर, विच इज योर इक्वल टू 5.76 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज योर डेड लोड। लाइव लोडिंग कितना होगा, क्वेश्चन में गिवन है लाइव लोडिंग यूडीएल के फॉर्म में, ये यूडीएल निकला ना, इतना किलो न्यूटन पर मीटर निकल रहा है, मतलब यूडीएल निकल रहा है। सिमिलरली लाइव लोड इक्वल टू 30 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल। तो टोटल यूडीएल कितना आया, है ना, तो यूडीएल को मैं डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो डब्ल्यू ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड इज इक्वल टू 35.76 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। दिस इज द यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग। नाउ और एक तरह का लोड है सी, पॉइंट लाइव लोड, है ना, एक सेंटर पे पॉइंट लाइव लोड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेट्स सपोज इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल डब्ल्यू, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इक्वेशन में गिवन तो है, बताना क्या है, 250 किलो न्यूटन। अभी देखो, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस डेड लोड एंड लाइव लोड हमको क्या करना है, एट x इक्वल टू 2.5 मीटर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो बड़ा सिंपल है, कैसे, सबसे पहले मैं सपोर्ट रिएक्शन लिखूंगा, देखना कैसे। अच्छा ये आपने लिख लिया क्या, अगर लिख लिया तो मैं यहीं पर लिखूंगा, तो इसको इरेज कर देता हूं, ये लिख लिया। देखो यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शंस डेवलप हो रहा है वो क्या डेवलप होगा, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। सबसे पहले यूडीएल के कारण ओनली जो सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होगा वो क्या डेवलप हो रहा है, डब्ल्यू डी प्लस एल, है ना, मतलब यूडीएल क्या होता है, यूडीएल के कारण डब्ल्यू एल बाई 2, यही सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होता है कि नहीं आपको। सो डब्ल्यू ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड इंटू एल बाई 2, ये दोनों एंड पे सेम सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होगा, यूडीएल का इफेक्ट है ना। यूडीएल किसके कारण हो रहा है, डेड लोड प्लस लाइव लोडिंग के कारण। तो डब्ल्यू डी प्लस एल इंटू
टोटल स्पैन लेंथ विच इज 6 मीटर डिवाइडेड बाई 2। ये एक सपोर्ट रिएक्शन हुआ ड्यू टू लाइव लोडिंग एंड डेड लोडिंग, है ना। दूसरा सपोर्ट रिएक्शन इफेक्ट क्या होगा, दिस पॉइंट लोड। इस पॉइंट लोड को मैंने क्या बोला, कैपिटल डब्ल्यू बोला है कि नहीं बच्चा लोग। तो और एक रिएक्शन यहाँ पे सेम अपवार्ड होगा, क्योंकि लोडिंग आपका डाउनवर्ड है, तो रिएक्शन सपोर्ट पे अपवार्ड। तो ये रिएक्शन हो गया आपका W/2, कैपिटल W/2, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट लोड। और इधर भी कैपिटल W/2 ड्यू टू पॉइंट लोड। तो ये सारे सपोर्ट रिएक्शन हो गए क्या। सो एट सेक्शन x इक्वल टू 2.5 मीटर हमको बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लिखना है। तो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड एट x इक्वल टू 2.5 मीटर मैं लिखूंगा। तो क्या करूंगा, देखो यार मैं उतना भी बड़ा गधा नहीं हूं, सोम पढ़ा है तो लिख दूंगा। कैसे, देखो W डेड लोड प्लस लाइव लोड बाई 2, ठीक है, इनटू L, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है, रिएक्शन हो गया इनटू कितना, इनटू x। ओके, अभी थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को भी होने लगा इसमें। ऐसा करता हूँ, ये जो रिएक्शन है ना, इसको सिंप्लीफाई करके मैं इसको ये क्या है, सपोर्ट रिएक्शन है, इसको मैं लिख देता हूँ ये A, ये पॉइंट B है, इसको मैं RA लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट को, ठीक है। सो अब लिख लो, अब इजी होगा। कैसे, RA इंटू एक्स, क्लियर। फिर माइनस हम करेंगे यूडीएल का इफेक्ट, है ना। यूडीएल का इफेक्ट माइनस में कौन सा, ये लाइव लोडिंग और डेड लोडिंग के कारण। तो लाइव लोड W D प्लस L, ये यूडीएल का मैग्नीट्यूड इंटू x/2, फिर प्लस ये पॉइंट लोड का इफेक्ट प्लस W/2 इंटू x। ये मोमेंट का इक्वेशन लिख देंगे, सिंपल है, सोम का कॉन्सेप्ट को यूज करके लिख दिया। मतलब ये समझ रहे हो ना, ये सपोर्ट रिएक्शन RA मतलब क्या है ना, मतलब जो डेड लोडिंग है, लाइव लोडिंग है, उसके कारण जो सपोर्ट रिएक्शन निकल रहा है, मतलब यूडीएल वाला है ना, उसका वो RA में बोल दिया उसको। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए वैल्यूज पुट करके। तो फाइनली जो वैल्यूज हम सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, तो मोमेंट एट x सेक्शन, ओके, इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे नहीं लिखता हूँ, मोमेंट ड्यू टू D प्लस L ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। 35.76 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 2.5 प्लस W/2 ना, मतलब 250/2 इंटू 2.5 माइनस 35.76, ठीक है, इंटू 2.5 इंटू 2.5/2 हो जाएगा। सो मूवमेंट एट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड एट x इक्वल टू 2.5। मैं बहुत चलाक हूँ क्या, चलाक नहीं, जस्ट मेहनत किया है, माइंड में देसी तरीके से चीज़ों को घुसाया, बस वही चीज़ मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को फार्मूला से रखने से नहीं होगा। ये कितना आ गया, 468.95 आ जाएगा, देखिए 95 किलो न्यूटन मीटर, KNM किलो न्यूटन मीटर है, तो इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, 468.95 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन, तो इंटू 10⁻3, 1 मीटर में 1000 mm इंटू 10⁻3 न्यूटन mm, मतलब 468.96। साले वो एग्जाम प्रिपरेशन वाले इसको भी बताएंगे तो बोलेंगे कि मैं तो महान हूं। बाप रे बाप, गंद मचा के रख दिया ऑनलाइन, गंद।
मैं इसलिए आज थोड़ा मैं उदासी सा लग रहा है कि साला झंडू कुछ भी नहीं, कोई कुछ नॉलेज नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, फिर भी इतने सारे बच्चे उनको देख रहे हैं, व्यूज है व्यूज है व्यूज है। समझ में नहीं आ रहा वो क्या गेट का क्वेश्चन लेके बैठ गया, एक दो क्वेश्चन लेके बैठ गया, ज्यादा नहीं, उसको आता भी नहीं, वही रेपिटेटिव टाइप का क्वेश्चन है, वही चीज है। कोई नया क्वेश्चन दे देंगे तो हग पात देगा लग रहा है मेरे को। चलो यार छोड़ो यार। तो उस सेक्शन पे अब फोर्सेस का अगर लिखें तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, देखिए थ्योरी कॉपी जो हमने वहाँ सॉल्व करवाया था, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा फालतू में। P, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, इसके कारण एक मोमेंट P इंटू EX, फिर और एक मोमेंट सैगिंग नेचर का जिसका वैल्यू कितना अभी निकाला, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है। उस एक्स एक्स सेक्शन पे ये सारे लोडिंग एंड स्ट्रेसेस हैं। तो एफ टॉप P बाई ए माइनस PEX मोमेंट बाई आई ऑफ द सेक्शन इंटू वाई टॉप प्लस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड बाई आई इंटू वाई टॉप। सीधा लिखता हूँ 1600 इंटू 10 टू द पावर 3, हमको न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालना है, इसलिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखते जाता हूँ। 400 इंटू 600 माइनस 1600 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 115। अच्छा ये 1600 किलो न्यूटन था ना, न्यूटन था, बचा लो किलो न्यूटन था। 115 डिवाइडेड बाई आई, जट जट सेक्शन के अबाउट बेंडिंग हो रहा है, तो आई क्या होगा 400 इंटू 600 क्यूब बाई 12 BD क्यूब बाई 12 इंटू वाई टॉप 300 प्लस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड लाइव लोड अभी निकाला आपने कितना 486.95 नहीं 468.95 468.95 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन mm डिवाइडेड बाई 400 इंटू 600 क्यूब बाई 12 इंटू अगेन वाई टॉप 300। सो ये कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू आ जाएगा 6.67 माइनस ये वैल्यू आ जाएगा समथिंग आपका 7.66 प्लस ये वैल्यू आपका आ जाएगा ये वाला पार्ट 19.539। सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ टॉप का जो वैल्यू है ये आपको मिलेगा 18.539 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ गए, इसको लिख लिया। सिमिलरली हमको एफ बॉटम लिखना है, ये लिख लीजिए कॉपी पे, इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमको एफ बॉटम लिखना है, तो एफ बॉटम लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, इसी को इरेज करता हूँ, थोड़ा सा हमको साइन कन्वेंशन चेंज करना होगा, इसको हम प्लस कर देंगे इधर और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, है ना। तो ये हो गया आपका प्लस और इसको थोड़ा सा मिटा के इसको माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पर भी सेम ऐसा कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया प्लस, और एफ बॉटम का वैल्यू इधर क्या आ जाएगा, एफ बॉटम इक्वल टू एफ बॉटम, इसका वैल्यू आपको मिलेगा समथिंग -5.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ये -5.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया, नेगेटिव में आ गया, मतलब टेंशन आ गया, बॉटम स्ट्रेसेस। सो मेरे को ध्यान देना है डिजाइन करते वक्त कि ये जो नेगेटिव स्ट्रेसेस है, ओके, ये कब आ रहा है इतना माइनस में, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फुल एक्सटर्नल लोडिंग, तब जाके आ रहा है ना। मतलब हम डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइन करते वक्त हमको ध्यान देना होगा कि हम ऐसा कंक्रीट वगैरह यूज करें, ऐसा ग्रेड कि ड्यू टू सच एक्सटर्नल लोडिंग, इस तरह का मैग्नीट्यूड का और इस तरह का प्री स्ट्रेसिंग कंडीशन के कारण जो आपका एफ बॉटम स्ट्रेसेस नेगेटिव में आ रहा है, एफ बी जो नेगेटिव में आ रहा है, तो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इस एफ बी से ज़्यादा होना चाहिए, तब अच्छा है
है ना, तब डिजाइन में आपका सेफ्टी है, नहीं तो कंक्रीट फिर क्रैक हो जाएगा। और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है प्री स्ट्रेस डिजाइन का, वो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मेरा कंक्रीट क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन मेरा कंप्रेशन में रहे, कंक्रीट मेरा क्रैक नहीं होना चाहिए। दिस इज माय बिल से ऑब्जेक्टिव है प्री स्ट्रेस डिजाइन के लिए, ठीक है। अब जो मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट है, इट इज माय लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। इसको यूज करके सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बार टेंडन प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं यार। ये बीम था, इसमें इस तरह का टेंडन प्रोफाइल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ। लेट्स सपोज कि ये वाला जो एंगल है मेरा, ये एंगल है मेरा थीटा। तो ये एंगल थीटा मतलब ये एंगल सेम हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में ये एंगल मेरा थीटा होगा कि नहीं? तो ये एंगल थीटा हो गया। अब ये टेंडन प्रोफाइल इस तरह का था, ट्रायंगुलर, है ना। ट्रायंगुलर टेंडन प्रोफाइल के केस में लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे, हम कंक्रीट बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। याद करो याद करो याद करो याद करो, कंक्रीट बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, ठीक है। तो चलिए कंक्रीट बीम का यहाँ पर भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये बीम हो गया, तो इस पे कौन कौन सा लोडिंग अप्लाई कर रहा है उसको लिख देंगे पहले। तो कंप्रेसिव ये 1600 किलो न्यूटन का लोड दोनों बगल से एक्ट करेगा प्री स्ट्रेसिंग के कारण। देखो मैं बहुत बच्चा जैसा पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाया हूं वही बताऊंगा। प्री स्ट्रेसिंग के कारण, है ना, P इक्वल टू इतना। फिर पैराबोलिक बोला, ट्रायंगुलर टेंडन प्रोफाइल था, तो उसके कारण जो इक्विवेलेंट लोडिंग आएगा जो कंक्रीट बीम के ऊपर लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा, एक पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड सेंटर पे 2p साइन थीटा। याद करो, कॉपी पलटो, अगर सीरीज में आप देखते आ रहे हैं कॉपी पलटिए, 2p साइन थीटा आ जाएगा। ये आपका यूडीएल गिवन है बीम के ऊपर 30 किलो न्यूटन पर मीटर का। एक पॉइंट लोड भी यहाँ पे गिवन है 250 किलो न्यूटन का। अब आपसे पूछा है, ये बीम का टोटल स्पैन लेंथ है 6 मीटर, वो सब पता है। एक सेक्शन है XX एट सम डिस्टेंस 2.5 मीटर फ्रॉम सपोर्ट। इस सेक्शन पे टॉप फाइबर स्ट्रेस एंड बॉटम फाइबर स्ट्रेस कितना होगा, यही तो मेरा निकालना है, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये मेरा बीम का लोडिंग डायग्राम, मैं बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह एनालिसिस करके मैं टॉप एंड बॉटम फाइबर पे सोम के कॉन्सेप्ट को यूज करके अब स्ट्रेसेस निकाल पाऊंगा। यस, निकाल लेंगे, है ना। तो उसको निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे 2p साइन थीटा का वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। 2p साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसमें मेरे को p का वैल्यू मुझे पता है 1600 किलो न्यूटन है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा ये पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए चलिए बीम में चलिए। ये देखो, ये एक ट्रायंगल है क्या, ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालूं, ऐसा ट्रायंगल दिखेगा क्या? ये थीटा है क्या? ये 3 मीटर है क्या? ये कितना है? 60 प्लस 150 है क्या? 60 प्लस 150, ये mm में आ जाएगा। ये mm में आ गया, ये मीटर में है ना। तो दोनों को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 3 मीटर मतलब 3000 mm कह दूंगा क्या? 3000 mm, ठीक है। अब हम हाइपोटेनस H कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? H। करो, ये सब भी मैं छोटा छोटा काम नहीं करूंगा, मैं अभी बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। ये थीटा का वैल्यू या फिर 2p साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू p/h कर दूंगा, तो मुझे साइन थीटा निकलेगा। टेन थीटा निकालना तो बहुत सिंपल है। टेन थीटा निकालना है तो आपको क्या करना है? p/b कर देना है। p/b करने का क्या मतलब हुआ? 150 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 3000 कर देना है।
ये कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.7 समथिंग, निकाल के देखो। साइन थीटा का वैल्यू p/h करेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग 0.7 नहीं 0.07 आ जाएगा ये। टेन थीटा का, और इसका वैल्यू समथिंग 0.069 मिल जाएगा। 0.069 भी 0.7 का ही मतलब हुआ क्या, सेम चीज है। इसलिए फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल थीटा वैल्यू हम क्या कह देते हैं, साइन थीटा टेंड्स टू टेन थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब कभी कंफ्यूज हो गए बच्चा लोग कि साइन थीटा टेन थीटा को मतलब कैसे हो जाता है, कैसे लिख दिया? कुछ मैथमेटिक्स है। थीटा का वैल्यू देखा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, जो साइन थीटा भी आप निकाल रहे हो 0.069, टेन थीटा भी वही, समझ गए क्या ये चीज? या फिर साइन थीटा का जो कर्व बताया था इससे पहले अभी तुरंत, साइन थीटा का वेरिएशन कैसा हो रहा है, इसका फंक्शन का कर्व इस तरह से प्लॉट हो रहा है। तो थीटा बहुत छोटा है, मतलब थीटा 0.1 है, तो साइन थीटा का वैल्यू भी 0.01 के बराबर आएगा। थीटा 0.04 है, तो साइन थीटा का वैल्यू भी लगभग 0.04 0.05 ऐसा मिलेगा, है ना। तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा हम दूसरा बात ये लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि साइन थीटा टेंड्स टू थीटा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमको निकालना है क्या, 2p साइन थीटा, इसको हम डायरेक्टली 2p थीटा लिख सकते हैं या फिर 2p tan थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रिलेशनशिप लॉजिक मुझे यहाँ पे क्यों बताने का जरूरत पड़ा, क्योंकि अभी tan साइन थीटा निकालना है तो हाइपोटेनस h कैलकुलेट करना होगा, तो एक स्टेप बढ़ गया का, थोड़ा सा टाइम टेकिंग बढ़ गया क्या। इसलिए अगर ये लॉजिक पता है तो जो डेटा अवेलेबल है उसी को यूज करके फटाक से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे tan थीटा कैलकुलेट कर लिया, 0.7 आया, ठीक है, 0.69 नहीं 0.7 यूज करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0.69 आ रहा है, ये 0.069 आ रहा है, ये 0.7 आ रहा है डायरेक्ट, 0.07 आ रहा है डायरेक्ट, दोनों सेम ही चीज है ना, ठीक है। इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताने का जरूरी समझा। सो जो 2p साइन थीटा इसका वैल्यू आप निकालिए, तो 2 गुना 1600 किलो न्यूटन गुना 0.069, ये करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 220.8 किलो न्यूटन समथिंग। इतना आ जाएगा, ठीक है। सो अब देखो, अब बीम का लोडिंग डायग्राम फिर से देखो एक बार। ये यूडीएल, यहाँ पे एक पॉइंट लोड 250 किलो न्यूटन का, यहाँ पे सेम उसके नीचे एक पॉइंट लोड 220.8 किलो न्यूटन का, इधर से एक प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, इधर से एक प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P, कंप्रेसिव नेचर का, और सेक्शन है मेरा यहाँ पर, ये है मेरा सेक्शन XX सेक्शन, ठीक है, एट 2.5 मीटर। तो मैं देखो क्या कर सकता हूं कि ये जो ऊपर से और नीचे से पॉइंट लोड लग रहा है, इनका एक रिजल्टेंट निकालूंगा। तो देखो ऊपर वाला मेरा ज़्यादा बड़ा है, नीचे वाला मेरा थोड़ा छोटा है, तो रिजल्टेंट जो निकलेगा वो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इन दोनों को मैं हटा के रिप्लेस करके एक सिंगल पॉइंट लोड यहाँ पे लगा दूंगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 250 माइनस 220.8 किलो न्यूटन। अब ये सिंगल पॉइंट लोड का वैल्यू कितना है, ये आ जाएगा आपका 29.2 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एट दिस सेक्शन 2.5 मीटर हमको नेट मोमेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एम नेट वाला कॉन्सेप्ट आता था, याद है। अब नेट मोमेंट में क्या था, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड माइनस मोमेंट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड माइनस मोमेंट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, यही मेरा नेट मोमेंट आता था कि नहीं, एम नेट हम उसी को लिखते थे।
तो यहाँ पे मैंने पहले फोर्स को रिजॉल्व कर लिया डायरेक्ट। अब अगर मैं डायरेक्टली मोमेंट निकालूंगा एट दिस सेक्शन 2.5 मीटर, इस वाले लोडिंग डायग्राम को कंसिडर करके जो अभी बताया, तो मेरा डायरेक्टली एम नेट निकल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप पुराना तरीका जो बेसिक तरीका है उसको यूज कर सकते थे। बेसिक तरीका आपका क्या था, इस वाले बीम पे आओ, कौन से लोडिंग डायग्राम पे, इस वाले लोडिंग डायग्राम पे आओ। इस वाले लोडिंग डायग्राम पे आएंगे तो एम नेट का वैल्यू अगर मेरे को लिखना है तो मैं सबसे इस 2.5 मीटर पे x इक्वल टू 2.5 मीटर पे, तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले आपको रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। तो रिएक्शन देखो, ये 30 किलो न्यूटन लिखा हूँ। अच्छा, इसको डेड लोड भी ऐड कर दूँ ना, इसमें 35.76 किलो न्यूटन कर देते हैं पर मीटर, इंक्लूडिंग डेड लोड, ठीक है, इंक्लूडिंग डेड लोड। तो देखो और ये स्पैन लेंथ हो गया L मान लो इसका, ठीक है, ये मेंबर का। तो इस लाइव लोड और डेड लोड जो यूडीएल है उसके कारण एक रिएक्शन WL/2, मतलब 35.76 इंटू L/2 है ना, दोनों बगल एक एक रिएक्शन, प्लस ये जो पॉइंट लोड है उसके कारण एक रिएक्शन यहीं पर, कितना, कैपिटल W/2, सेम इधर, ठीक है, अपोजिट साइड पे भी। अब ये जो प्री स्ट्रेस के कारण जो फोर्स आपका निकला ऊपर है ना, ये ऊपर है, तो रिएक्शन आपका डाउनवर्ड होगा यहाँ पे। ये एक डाउनवर्ड रिएक्शन यहाँ पे, कितना, P sin थीटा, और इधर भी सेम P sin थीटा। समझ गया, ये सारा रिएक्शन हो गया। अब इन रिएक्शंस को कंसिडर करके, ठीक है, इन रिएक्शन को कंसिडर करके हम यहाँ पे, और ये लोडिंग डेड लोड लाइव लोड जो स्पैन के ऊपर है, इनको कंसिडर करके एट x इक्वल टू 2.5 मीटर, जैसे इससे पहले वाले कंडीशन को जब सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखा था x इक्वल टू 2.5 मीटर पे। जस्ट ए मिनट। तो सिमिलरली एट x इक्वल टू 2.5 मीटर हम अपना इक्वेशन निकाल लेंगे मोमेंट का। तो इक्वेशन मेरा क्या होगा, यहीं पर छोटे से हैंडराइटिंग में लिखता हूँ, यही बगल में देखना। सो एट x इक्वल टू 2.5 मीटर, तो इसको मैं m नेट डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ प्री स्ट्रेसिंग के कारण जो मोमेंट आएगा उसको भी लिख दूंगा, तो m नेट डायरेक्ट हो गया। तो देखो 35.76 इंटू 6/2, ये तो आपका रिएक्शन हो गया, इंटू 2.5 मीटर, फिर प्लस 250/2 इंटू 2.5 मीटर, फिर माइनस 35.76 इंटू 2.5 का स्क्वायर/2, फिर माइनस ये P sin थीटा इंटू x मतलब 2.5, जो भी है P sin थीटा इंटू 2.5, ये करेंगे तो मेरा m नेट निकल जाएगा। या फिर ये जो अभी रिजल्टेंट बीम निकाला मैंने नेट, ओके, रिजल्टेंट बीम जिसमें हमने प्री स्ट्रेसिंग फोर्स और जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक रिजल्टेंट पॉइंट लोड लगा दिया। इसको भी हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे m का वैल्यू x सेक्शन पे, तो आपका m नेट डायरेक्टली निकल जाएगा। दोनों वैल्यू निकालिए, दोनों तरीके से सेम रिजल्ट आएगा। समझ में आया, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ये, इसमें क्या समझाऊं, कोई लॉजिक समझाने वाली बात नहीं है। तो m नेट निकालोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको माइनस 35.76 इंटू 2.5 का स्क्वायर/2 प्लस 29.8 है ना, डिवाइडेड बाई, नहीं 29.8/2, हाँ /2 इंटू 2.5। मैंने इस वाले बीम को देख के लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया m नेट का इक्वेशन। तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 192.95 किलो न्यूटन मीटर। तो ये मेरा m नेट निकल गया। तो m नेट निकलने के बाद अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, तो जो इक्विलिब्रियम बीम या फिर बैलेंस्ड बीम है ना, हमने वो बनाया था पीएससी मेंबर का,
ठीक है। तो ये मेरा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा था, ठीक है। और लेट्स सपोज दिस इज योर लाइन पासिंग थ्रू CG। तो ये मेरा एक्सेंट्रिसिटी था E2 यहाँ पर, ये था कितना मेरा 60 mm की नहीं, ओके। सो F टॉप और F बॉटम, F टॉप इक्वल टू P/A प्लस PE2 बाई I इंटू वाई टॉप प्लस M नेट डिवाइडेड बाई I इंटू वाई टॉप। सिक्सटीन 1600 इंटू 10⁻³ बाई 400 इंटू 600। ये कैसे आया PE2 बाई I? सब थ्योरी पूरा डेरिवेशन करवा दिया है, ओके। वहाँ जाके देखिए आप लोग, लगा लेता हूँ, पता नहीं आपको वॉइस सुनाई भी दे रही है कि नहीं हमारे। प्लस 1600 इंटू 10⁻³ इंटू E2 कितना 60 mm इंटू वाई टॉप कितना 300, 400 इंटू 600 का क्यूब बाई 12 प्लस M नेट कितना निकला था अभी 192.95 इंटू 10⁻⁶। सब पढ़ा दूंगा अजीबो गरीब टाइप से, बस लाइक करो भाई को। पता नहीं बाई 300, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, ये कितना कितना निकल जाएगा 6.67 प्लस ये वैल्यू आप सॉल्व करिए, ये वैल्यू आपका निकल जाएगा 4 प्लस, ये ध्यान रखना है यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करना है। आप E2 ले रहे हैं, है ना। एक्सेंट्रिसिटी एट सपोर्ट जो है, अगर एक्सेंट्रिसिटी एट सपोर्ट मेरा 0 होगा तो ये वाला टर्म नहीं होगा लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में। इफ एक्सेंट्रिसिटी एट सपोर्ट मेरा 0 होगा तो ये टर्म आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो दिस इज द बेसिक ऑफ लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, ध्यान रखने का। तो 6.67 प्लस 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 8.04 इक्वल टू 18.7 न्यूटन पर mm²। पहले कितना आया था अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट, किधर गया, वो दिख नहीं रहा है, तो पता नहीं कहाँ गया। चेक करिए कॉपी में कितना आया था, सेम वैल्यू था क्या, हाँ ठीक है। यहाँ पे 18.7, पहले में 18.539। तो मैंने बोला था थोड़ा मोड़ा चेंजेस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, 0.2 0.3 ऐसा चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने F टॉप निकाल लिया। सिमिलरली F बॉटम FB निकालना है, तो इसी में कर देता हूँ ना, यहीं पर पीछे में, दो बार क्यों लिखेंगे, यहीं पर इरेज करके लिख देता हूँ, क्यों नहीं आ रहा है। तो F बॉटम मेरे को लिखना है, तो क्या करना होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो गया, ये भी इधर माइनस हो गया, ओके। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो घटाओ तो नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस 5.38 न्यूटन पर mm²। कैलकुलेट करिए आ रहा है क्या, तो ज़्यादा डिफरेंस है क्या, बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अब अगला कॉन्सेप्ट, चलिए बातचीत बाद में करेंगे। स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट, ये तो और भी सिंपल है ना। स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट याद करो, सबसे लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, मतलब शिफ्ट इन नेट कंप्रेसिव फोर्स वाला कॉन्सेप्ट। इसमें हमको शिफ्ट इन नेट कंप्रेसिव फोर्स मतलब ई डैश निकालने के ऊपर गेम है पूरा का पूरा। और ई डैश हम कैसे निकालेंगे, देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड ओनली
ध्यान रखना, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड, कहाँ पर हमको ये शिफ्ट हमको निकालना है उस सेक्शन पे, कौन सा सेक्शन पे, x इक्वल टू 2.5 मीटर। तो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड एट x इक्वल टू 2.5 मीटर डिवाइडेड बाय द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। और ये a का वैल्यू क्या होता था, ई डैश, ये है शिफ्ट ऑफ दैट नेट कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ओवर द क्रॉस सेक्शन एट दैट सेक्शन, है ना, अबव द सेंट्रोइडल लाइन ऑफ द मेंबर, ई डैश प्लस ई एक्स, जो उस क्रॉस सेक्शन पे उस टेंडन में एक्सेंट्रिसिटी था, इक्वल टू, देखो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे हवा हवाई हो रहा होगा, वीडियो लेक्चर देखोगे तो हवा हवाई नहीं होगा। बाइजू एग्जाम प्रिपरेशन देखे हो तो यहाँ हवा हवाई हो जाएगा या फिर लेट्स क्रैक इट वाले हो तो बिल्कुल भी जमेगा नहीं, कुछ भी नहीं जमेगा, वो छोटू इधर नहीं चल रहा है। ओके, तो देखो यार, अगर उधर गए हो तो इधर आ जाओ, अब मत जाओ, नहीं तो कोई ऑफलाइन कोचिंग चली जाओ, वो बेटर है। 2 लाख रुपया देगा ही तो ऑफलाइन कोचिंग चली जाओ, नहीं तो हमको थोड़ा सा पेमेंट कर दो, पढ़ा देंगे। तो क्या था, ए डैश प्लस ई एक्स इक्वल टू एम डी एल प्लस लाइव लोड अपॉन पी, ठीक है। अब ये मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड, इसका वैल्यू हमने निकाला हुआ है कि सबसे पहला वाला जो कंडीशन सॉल्व किया था उसमें हमने मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड एट एक्स इक्वल टू 2.5 मीटर हमने निकाल लिया था, समथिंग 482 वाला, याद करिए। तो हमको बेसिकली यहाँ पे ई डैश का वैल्यू निकालना है। क्यों, अगर ई डैश निकाल लूंगा, मतलब स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट में मैं क्या करता हूँ, ये मान लो सेंट्रोइडल एक्सिस है, वो क्रॉस सेक्शन एट एक्स इक्वल टू 2.5 मीटर, ये तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नेट कंप्रेसिव फोर्स पी कॉस थीटा, है ना, को एक एक्सेंट्रिसिटी ई डैश पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद जब मैं इसको सीजी पर शिफ्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ पी कॉस थीटा, फिर ये एक तरह का ये मूवमेंट पी कॉस थीटा इंटू ई डैश। सो फॉर थीटा इक्वल टू वेरी स्मॉल, सो कॉस थीटा इज जनरली इक्वल टू 1, है ना, कॉस थीटा 1, मतलब ये पी इंटू ई डैश हो गया ये मूवमेंट। इधर ये मिटा दो, अगर इसको साफ साफ लिख दो, ये पी इंटू ई डैश और ये पी। तो ये आपका उस क्रॉस सेक्शन पे ये फोर्सेस लग रहा है, केवल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट का, मतलब जो हम प्री स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसको वो झेल पा रहा है कि नहीं। ओके, बस उसी के बेसिस पे, केवल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के बेसिस पे हम सारा चीज कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमको ये ई डैश ही निकालना रहता है और मेरे को कुछ निकालने का जरूरत नहीं है। और ई डैश निकालने का ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करवा दिया था। तो ई डैश इक्वल टू ई एक्स आपने निकाल लिया, एक्सेंट्रिसिटी दैट एट दैट क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 115 mm निकाला हमने, पहले ही निकाल दिया था। मोमेंट ड्यू टू डेड लोड लाइव लोड पता है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का वैल्यू मेरे को पता है, ई डैश का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू डेड लोड लाइव लोड कितना है मेरा, 468.95 आया था किलो न्यूटन मीटर। इसको एमएम में कर लेते हैं, किलो न्यूटन एमएम में, तो 10⁶ डिवाइडेड बाय प्री स्ट्रेसिंग फोर्स 1600 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कर लिया। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 293.09 mm। सो ई डैश इक्वल टू 293.09 माइनस ई एक्स विच इज इक्वल टू 293.09 माइनस 1115। बड़ा सिंपल है, आपको कौन सा मेथड बड़ा इजी लगेगा और सिंपल लगा मेरे को बोलना। तो ई डैश इक्वल टू कितना हो गया, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 178.09 mm। ई डैश निकल गया। अब एफ टॉप कैसे लिखेंगे, जस्ट एफ टॉप इक्वल टू पी बाई ए प्लस पी ई डैश बाई आई इंटू वाई टॉप। हो गया 1600 इंटू 10⁻³ बाई 400 गुना 600 प्लस 1600 गुना 10⁻³ बाई 400 गुना 600 का क्यूब बाई 12 इंटू 300 इंटू ई डैश ना। ई डैश इक्वल टू कितना निकला था अभी, ई डैश इक्वल टू 178.09 इंटू वाई टॉप मतलब 300। तो कितना हो गया, दोनों प्लस प्लस में हो गया। इसको सॉल्व करिए, ये समथिंग आ जाएगा आपका सेम वैल्यू 18.53 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
ठीक है। सिमिलरली अब आपको क्या निकालनी है, अब आपको निकालना एफ बॉटम, ये एफ टॉप लिख लीजिए। अब एफ बॉटम निकालना है तो यहीं पे इरेज करके लिख देता हूँ, एफ बी इक्वल टू जस्ट ये प्लस की जगह अंदर क्या हो जाएगा माइनस, इधर माइनस, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा जो आ रहा था मेरा वही 5 पॉइंट समथिंग जो नेगेटिव में आ रहा था, कितना आ रहा था माइनस 5.21 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो आपने अभी देखा कि तीनों मेथड को यूज करके हम जब सॉल्व कर रहे हैं और एफ टॉप और एफ बॉटम निकाल रहे हैं तो सभी का वैल्यू मेरा सेम आ रहा है ना। तीनों में से कौन सा बेस्ट मेथड है? मेरे को तो ये लास्ट वाला मेथड स्ट्रेंथ मेथड बड़ा आसान लगता है। गेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह है तो स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट को यूज करके फटाक से एफ टॉप एंड एफ बॉटम निकाल लीजिए, चुटकी में निकलेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी एंड आई जनरली यूज स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। आपको जो इजी लग रहा है, जो बहुत ज्यादा समझ में आया, जो कॉन्सेप्ट जिससे आपको लग रहा है कि हाँ इससे तो मैं निकालूंगा स्ट्रेस, तो मेरा कहीं पर भी निकालूंगा क्रॉस सेक्शन के अंदर किसी भी पॉइंट पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, मेरा आंसर गलत नहीं हुआ, तो आप उसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करिए। मैं 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन जो रिलेटिव थ्योरी मैंने बताए हैं इससे रिलेटेड, प्रेशर लाइन वाला, थ्रस्ट लाइन, सी लाइन जो होता है, फिर लोड कैरिंग मैकेनिज्म ऑफ पीएससी एंड आरसीसी मेंबर, जो रिलेटिव बेसिक थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, लोड बैलेंसिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, है ना, डिफरेंट लोड बैलेंसिंग प्रोफाइल जो हमने डिस्कस किया था, उन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा क्योंकि वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वहां से डेवलप होंगे आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, ईएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या फिर और भी कोई ऐसा छोटा एग्जाम या बड़ा एग्जाम जिसमें प्री स्ट्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे DFCCIL इसमें पूछता है इस तरह का, है ना, तो इस तरह का उन सब कॉन्सेप्ट से भी पूछ लेगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे करते हैं। गुड लक।